नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने इस टॉपिक पर बेस्ड 3 प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। लगभग 45 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके सुपर टेट में भी पूछे गए हैं। हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपको सुपर टेट एग्जाम में भी देखने को मिले। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके उसमें भौतिक विज्ञान है तो अवश्य बल टॉपिक होगा, और यदि बल टॉपिक आपके सिलेबस में है तो जो भी क्वेश्चंस आपके बल टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाएंगे, अगर आपने बल टॉपिक के अंतर्गत जितने कंटेंट्स मैंने आपको कवर कराए हैं, अगर आपने उन सभी कंटेंट्स को कवर कर लिया और इसके अंतर्गत जितने हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, अगर उन सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन करना होता है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न अभी तक हमने पीछे सॉल्व किए हैं, उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए और रियलाइज कर पाए कि हमने जो कंटेंट कवर किए हैं वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। आज की क्लास में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 46 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। देखिए, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा बल है जो क्षयकारी बल है। ऑप्शन ए कहता है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी कहता है घर्षण बल, ऑप्शन सी कहता है स्थिर वैद्युत बल और ऑप्शन डी कहता है चुंबकीय बल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बल ऐसा है जो क्षयकारी है, जो एक निश्चित समय के दौरान समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो क्षयकारी बल में अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्षयकारी बल होता है आपका घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल ऐसा होता है जो हर सेकंड आपके जो बल है उसका मान हमेशा कम होता रहता है। क्योंकि आपको पता है चुंबकीय बल दुनिया का सबसे प्रबलतम बल है, दुनिया का सबसे कमजोर बल आपका गुरुत्वीय बल है, और ये क्वेश्चंस भी आपके सुपर टेट एग्जाम 69,000 में पूछा गया है। और स्थिर वैद्युत बल, यानी स्थिर वैद्युत बल जो आपके प्रबलतम बल की सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन एकमात्र बल है जो है घर्षण बल, जो कि क्षयकारी बल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है कि कौन सा बल क्षयकारी है, मतलब समय के साथ समाप्त हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर समय के साथ कोई बल समाप्त होता है तो वो होता है आपका घर्षण बल। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि यदि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो एफ ए अपॉन एफ बी होगा। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास ये 10 ग्राम द्रव्यमान गिवन है और इसके लिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। दूसरा बल है जिसमें 20 ग्राम द्रव्यमान उपस्थित है और इसमें जो त्वरण है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि F बराबर होता है आपका m इंटू ए। तो यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका m1 इंटू में a1, यानी कि एक्सेलरेशन a1। इसी तरीके से दूसरे केस में, यानी कि दूसरा बल F2 है, उसके लिए हो जाएगा आपका m2 इंटू में a2, यानी कि इसका त्वरण आपका a2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको गिवन होगा m1 यानी कि 10 ग्राम है गुना वस्तु में a में त्वरण आपका 8 है, एक 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे वाले वस्तु का जो वजन है स्टूडेंट्स वो है 20 ग्राम और इसमें जो त्वरण है वो 5। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 अट्ठे हो जाएगा आपका 80 और बटे में हो जाएगा 20 पंजे 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 8/10 और नीचे एक जीरो है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट आंसर होगा 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है 0.08, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है 0.8, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ऑप्शन डी कहता है सिर्फ 8, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो आपके एफ ए और एफ बी, यानी कि जो फोर्स ए में लग रहा है और जो फोर्स बी में लग रहा है, इसका अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात आता है आपका 8/10 और एक नीचे एक जीरो है, तो इसका मतलब एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.8,
यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं, सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन उसके लिए दो बल दिए हैं, यानी दो बल के मानों में अनुपात पूछा है, तो उसके लिए द्रव्यमान भी दो अलग अलग है और त्वरण भी दोनों अलग अलग है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और सिंपल सा कैलकुलेशन है गुना भाग का, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत ही लोअर लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना समझना। अगर आपने उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। देखिए पृथ्वी तल से, यानी कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए, यानी कि प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को यानी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। वो वेग आपसे पूछा गया है, यानी जिसको हम कहते हैं पलायन वेग। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से बता रखा है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, ऑप्शन ए कहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी कहता है 11.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी कहता है 11.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी कहता है 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आपको पता है कि ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 11.2 आपने तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको इसके यूनिट में फंसाया है। पहले में आपसे पूछा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन दूसरे में पूछा है 11.2 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन तीसरे में पूछा है 11.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी कि उसका यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आप इजीली बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और आप इजीली राइट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पलायन वेग का मान बताया हुआ है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है कि नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव किस ओर गति करती है। देखिए नाविक द्वारा, जब एक नाविक किसी नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में यानी कि आगे की ओर कूदता है तो नाव किस और गति करती है, यानी कि नाव की गति आपसे पूछा गया। मतलब मान लीजिए कि आप नाव पर है और नाव में आप किसी डायरेक्शन में कूदते हैं, तो नाव की गति आपको बतानी है। ऑप्शन ए कहता है गति की दिशा में ही गति होगी, या ऑप्शन बी कहता है गति की विपरीत दिशा में, या ऑप्शन सी कहता है गति की दिशा के दाएं तरफ, या ऑप्शन डी कहता है गति की दिशा के बाएं तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर आप कभी भी नाव में होते हैं और आप किसी एक डायरेक्शन में गति करते हैं तो आप जो फोर्स अपने पैरों से नाव की तरफ लगाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगता है जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर आप किसी एक डायरेक्शन में, मतलब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में कूदते हैं तो जो नाव की गति की दिशा होगी वो बिल्कुल अपोजिट होंगी, यानी कि साउथ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गति की विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में आप कूदते हैं नाव उस दिशा के विपरीत दिशा में गति करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को देखकर आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कंटेंट के दौरान एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स इसीलिए ज़रूरी है कंटेंट को पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि कंटेंट को पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को हैंडल कैसे करना होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से करने होते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़े उसके क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हों। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बहुत ही ईजिली पहुँच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान
यानी द्रव्यमान मतलब m और उसके वेग को सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से, यानी कि वो कौन सा भौतिक राशि है जिससे द्रव्यमान और वेग को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है बल, ऑप्शन बी कहता है आवेग, ऑप्शन सी कहता है जड़त्व और ऑप्शन डी कहता है संवेग। तो आपको बताना है कि द्रव्यमान और वेग को एक साथ इकट्ठा करके हम कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। जब जब द्रव्यमान और वेग को आप गुना करते हैं तो आपको एक भौतिक राशि मिलता है जिसे हम कहते हैं संवेग। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अगर वो एकदम से लुप्त हो जाए यानी गायब हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा। तो इसका सही रिजल्ट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी कहता है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी कहता है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, और ऑप्शन डी कहता है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल को गायब कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान यानी भार के बारे में समझाया था कि W बराबर होता है आपका m इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जहां पर आपको ये भी पता है कि आप किसी भी प्लेनेट पर जाएंगे तो द्रव्यमान का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर परिवर्तन होता है तो भार में होता है। यानी कि भार किस पर डिपेंड करता है, इसका मतलब जब द्रव्यमान चेंज नहीं होता है तो जी पर डिपेंड करता है। जहां पर जी का मान घटेगा वहां भार ऑब्वियसली घट जाएगा, जहां पर जी का मान बढ़ेगा वहां भार भी बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा द्रव्यमान का तो कोई मतलब नहीं है, यानी द्रव्यमान तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बाकी डिपेंड करता है कि वहां पर भार क्या होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कहता है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य, यानी कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, ये भी गलत है। और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मैंने एक ही बात आपको बता रखा है कि आप किसी भी ग्रह पर किसी भी प्लेनेट पर जाएंगे द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं से क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये बात भी आपको पता है तो तीन ऑप्शन आपके बी सी डी तीनों गलत है, बचा हुआ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यानी आपको पता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं गुरुत्वीय त्वरण भी शून्य हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण शून्य होने से भार भी शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान तो हर प्लेनेट पर सेम होता है। तो उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करें। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है कि पहिए में बॉल वियरिंग का कार्य है। देखिए पहिए में यानी कि जो पहिया होता है, जो भी आपके वाहन के पहिए होते हैं उसमें जो बॉल वियरिंग है उसका क्या कार्य है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन बी कहता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण, ऑप्शन सी कहता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, और ऑप्शन डी कहता है मात्र सुविधा के लिए। तो आपको बताना है कि जो पहिए में बॉल वियरिंग होता है उसका क्या कार्य होता है। तो पहिए में जो बॉल वियरिंग का कार्य होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, क्योंकि आपको पता है कि वाहन का उपयोग आप क्या करते हैं, आप किसी भी कार्य को या किसी भी स्थान तक जल्दी पहुंच सके, तो जल्दी पहुंचने के लिए आपको उसको गतिज घर्षण की अवस्था में लाना होगा, क्योंकि पहिया अगर कहीं पर खड़ा होगा तो स्थैतिक घर्षण में होगा, और उसको यदि आप चलाते हैं आगे वो गति करता है तो गतिज घर्षण यानी कि जिससे आपको गति प्रदान करेगा। तो इसीलिए पहिए में बॉल वियरिंग लगाया जाता है जो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली
पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। देखिए गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है इसके आविष्कारक कौन है यानी कि इसके जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है एडिसन, ऑप्शन बी कहता है न्यूटन, ऑप्शन सी कहता है फैराडे और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बताने वाले हमारे न्यूटन साहब है, इसीलिए इनको फिजिक्स का जनक माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जो आविष्कारक है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी न्यूटन साहब। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप इजीली पहुंच पाए होंगे क्योंकि ये एक फैक्चुअल प्रश्न है और इसके बारे में ज़्यादातर सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन बी कहता है 2 घंटे बाद लौटेगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा। ऑप्शन सी कहता है 24 घंटे बाद लौट आएगा और ऑप्शन डी कहता है कुछ निश्चित नहीं है। तो आपको बताना है कि अगर आप किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो उस पिंड का क्या होगा। क्या वो 2 घंटे बाद पृथ्वी पर लौटेगा या 24 घंटे बाद लौट आएगा या पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा या फिर आप कुछ कह नहीं सकते। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये आपका होता है आपका एस्केप वेलोसिटी वी, और वी के वेग से अगर आप किसी पिंड को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट कर आएगा, वो हमेशा अंतरिक्ष में ही रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप बहुत ही ईजिली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। यानी कि आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स आर्किमिडीज साहब को। आर्किमिडीज साहब ने अपना सिद्धांत दिया था जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने उत्प्लावन बल यानी फ्लोटेशन फोर्स के बारे में समझाया है। तो ये कौन से देश से संबंधित है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन बी कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन सी कहता है जर्मनी और ऑप्शन डी कहता है ग्रीस। तो आपको बताना है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, यानी कि वो कौन से देश से बिलोंग करते थे। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो उत्प्लावन बल के दौरान मैंने आपको बताया था कि वो ग्रीस देश से संबंध रखते थे, यानी कि वो ग्रीस के निवासी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। देखिए जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है यानी कि जिसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी कहते हैं, क्या वो एक ही पिंड पर कार्य करते हैं या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है एक पिंड पर, ऑप्शन बी कहता है भिन्न पिंडों पर, ऑप्शन सी कहता है किसी पिंड पर नहीं और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो है क्या वो एक ही पिंड पर कार्य करते हैं या अपोजिट पिंडों पर कार्य करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो उसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी को चांटा मारते हैं और बदले में वो व्यक्ति भी आपको चांटा मारता है तो ये हो जाता है आपका क्रिया और उसके बदले में आपको मिलती है प्रतिक्रिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को चांटा मारते हैं तो वो व्यक्ति दूसरा है और वो व्यक्ति अगर आपको चांटा मारते हैं तो वो व्यक्ति भी आप भी दूसरे हैं, तो दोनों ही पिंड भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भिन्न भिन्न पिंडों पर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा, उस दौरान मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं तो फिर उस आधार पर भी आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल कभी भी एक पिंड पर नहीं लगता, वो दोनों के दोनों अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि एक पिंड का संवेग है, यानी कि एक पिंड का संवेग ऑप्शन ए कहता है एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी कहता है एक पृथक्कीकृत तंत्र में संरक्षित राशि है, ऑप्शन सी कहता है रैखिक गति के बल के समान है और
आगे आपसे पूछा गया नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके पास 1 2 3 जो कुट दिए गए हैं, इन कुटों के आधार पर आपको बताना है कि एक पिंड का संवेग क्या होता है। यानी क्या वो पिंड का संवेग एक सदिश राशि होता है, या एक पृथक्कीकृत तंत्र में संरक्षित राशि होता है, या फिर रैखिक गति के बल के समान होता है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है 1 और 3, ऑप्शन बी कहता है 2 और 3, ऑप्शन सी कहता है 1 और 2, और ऑप्शन डी कहता है 1 2 3। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो तीन ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन राइट है, ये आपसे पूछा गया, यानी संवेग के बारे में। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और आपको पता है कि वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक पृथक्कीकृत तंत्र में संरक्षित राशि है। देखिए, संवेग एक संरक्षित राशि होता है क्योंकि उसमें द्रव्यमान और वेग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो एक संरक्षित राशि भी माना जाता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है रैखिक गति के बल के समान है। देखिए, रैखिक गति के बल के समान इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको देखना है कि 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि एक पिंड का संवेग एक सदिश राशि होता है और यह एक पृथक्कीकृत तंत्र में संरक्षित राशि भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि इनमें सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है। यानी कि इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कहता है विद्युत बल, ऑप्शन सी कहता है न्यूक्लियर बल, और ऑप्शन डी कहता है चुंबकीय बल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट 69,000 में पूछा गया प्रश्न था कि इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो आपको पता है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे कमजोर बल था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और ये क्वेश्चन आपके 69,000 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है कि इनमें सबसे प्रबलतम बल है। देखिए, इनमें सबसे, अब की बार आपसे पूछा गया है कि इनमें सबसे प्रबलतम बल कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कहता है वांडरवाल बल, ऑप्शन सी कहता है विद्युत चुंबकीय बल, और ऑप्शन डी कहता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो आपको बताना है कि इनमें सबसे प्रबलतम बल कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे, आपको मैंने कंटेंट के दौरान बता रखा है कि सबसे दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो अनंत दूरी के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रबलतम बल पूछा गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा जो बल होता है, यानी दूसरे नंबर पर जो सबसे कमजोर बल होता है, वो होता है आपका वांडरवाल बल। यानी वांडरवाल बल जो है वो दूसरे नंबर पर कमजोर बल की कैटेगरी में आता है, और इसी को ही हम दुर्बल नाभिकीय बल भी कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, इन नाभिकीय हो जाएगा। तो दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, ये भी आपके वांडरवाल बल का अन्य नाम है। ये भी मैंने आपको कंटेंट के दौरान बताया हुआ है कि वांडरवाल बल को हम दुर्बल नाभिकीय बल या कमजोर बल भी कहते हैं। तो ये आपके प्रबलतम बल की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आ सकते। बचा हुआ ऑप्शन आपका सी है, जो कि है विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल को मैंने आपको बता रखा है कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आपके दूसरे नंबर पर प्रबलतम बल होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि इस ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल क्या होता है, और ऑप्शन में यदि होता आपका न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बल, सबसे प्रबलतम बल होता है आपका नाभिकीय बल। लेकिन नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम होता है, और इसके बाद अगर कोई बल है जो सबसे प्रबलतम है नाभिकीय बल के बाद, तो दूसरे नंबर पर होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, जो कि ऑप्शन में है। बाकी नाभिकीय बल इस क्वेश्चन 59 में कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इन सभी चारों बलों में सबसे प्रबलतम बल हो जाता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में कैसे बलों को रखे। अगर यहाँ पर ऑप्शन में डी में दुर्बल नाभिकीय बल ना होकर
सिर्फ नाभिकीय बल होता तो उस केस में इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता डी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दुर्बल नाभिकीय बल देकर इसको हटा दिया है, तो इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन आपका सी राइट है, क्योंकि दूसरे नंबर पर यही बल सबसे ताकतवर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उन पर डिपेंड करता है, इसलिए जरूरी है टॉपिक को प्रॉपर वे में स्टडी करना। यानी जब आप टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, और बल टॉपिक पर बेस्ड ये आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि प्रबल नाभिकीय बल, स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय, तो प्रबल नाभिकीय बल अत्यंत कम दूरी केवल डैश तक के लिए कार्य करता है। देखिए प्रबल नाभिकीय बल अत्यंत कम दूरी के लिए कार्य करता है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन अत्यंत कम दूरी केवल कितनी दूरी के लिए कार्य करता है, यानी कि इस डैश पर कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा। ऑप्शन ए कहता है 10 की पावर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कहता है 10 की पावर -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कहता है 10 की पावर -15 मीटर, और ऑप्शन डी कहता है 10 की पावर 15 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके यूनिट में चेंजेस किए हैं और पावर में भी कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव लगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस एक जैसे भी बन सकते हैं और वो एग्जामिनर अलग अलग भी कर सकता है। अगर अलग अलग करता है, अगर हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं उसको, तो 1% के लिए हम राइट ऑप्शन तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जब सेम टाइप के आपके ऑप्शन होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन में 95% चांसेस होते हैं गलत होने के। सिर्फ 5% केसेस में ऐसा होता है कि आप कभी कभी राइट होते हैं। और अगर आप उन 5% में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक रहेंगे, श्योर रहेंगे, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसके लिए आपसे पूछा गया है कि प्रबल नाभिकीय बल अत्यंत कम दूरी केवल कितने के लिए कार्य करता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मैंने आपको बता रखा है कि ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल ही होता है आपका नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो है आपके परमाणु के केंद्र में विद्यमान होते हैं, जिस कारण से परमाणु के केंद्र में यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हो सकते हैं एक साथ, और ये अत्यंत कम दूरी के लिए कार्य करता है, और वो दूरी होता है 10 की पावर -15 मीटर तक के लिए ही ये कार्य करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 10 की पावर 15 मीटर बिल्कुल नहीं हो सकता, 10 की पावर -15 सेंटीमीटर भी नहीं होता, 10 की पावर 15 सेंटीमीटर भी नहीं होता, क्योंकि राइट ऑप्शन है 10 की पावर -15 मीटर। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/10 की पावर 15 मीटर भी ऑप्शन में हो सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। एग्जामिनर आपके साथ इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ही आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछता है, और उन प्रश्नों को राइट करने का एकमात्र तरीका है, और वो है हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आप दोनों को एक साथ नहीं करेंगे तब तक आप गलत करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब हार्ड वर्क मतलब आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप पढ़ कर आए हैं, जो चीज़ें आपने कंप्लीट की है, उसको आप बार बार रिवाइज करें, ये होता है आपका हार्ड वर्क। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है आप सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेंगे, बेफजूल की इधर उधर की चीज़ों को आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके लिए काम का है वही आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज बाकी चीज़ें ज्ञान के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप अदर चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए, और लगभग 4 टॉपिक के अंतर्गत हमने लगभग 8 वीडियो कंटेंट के माध्यम से कवर किए हैं, और 4 आपके प्रैक्टिस सेट हुए जिसमें लगभग 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इन कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और आपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, बल टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और इसी तरीके से आप हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करते रहेंगे ताकि आप सुपर टेट में फर्स्ट राउंड में ही क्वालिफाई कर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।